यह कहानी 7/2029 के लॉस एंजल्स के शहर से शुरू होती है। इस समय तक शहर में अपराध का ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ चुका था कि पारंपरिक पुलिस व्यवस्था और इंसानी अदालत के केस बोझ तले दब चुकी थी। केस वर्षों तक पेंडिंग रहते थे, गवाह डर जाते थे। इस प्रशासनिक विफलता से निपटने के लिए अमेरिकी सरकार ने कठोर और क्रांतिकारी कदम उठाया। मर्जी कैपिटल कोर्ट की स्थापना हुई। इस नया प्रणाली का दिल और दिमाग एक बेहद आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका नाम रखा गया जज मैडॉक्स। कानून में यह नया संशोधन किया गया कि गंभीर मामलों में आरोपी का मुकदमा कोई इंसानी वकील या जज नहीं कर सकती, बल्कि यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करेगी। शहर के तमाम सीसीटीवी कैमरा, सैटेलाइट, ट्रैफिक सेंसर्स, बैंक ट्रांजैक्शन, प्राइवेट मैसेज और डिजिटल रिपोर्ट इस एआई जज के पास 24 घंटे में जुट रहे थे। इस सिस्टम का नियम बड़ा सख्त था। आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ठीक 90 मिनट का समय दिया जाता था। इस दौरान आरोपी शहर के तमाम डिजिटल नेटवर्क का इस्तेमाल करके अपने पक्ष के सबूत पेश कर सकता था। अगर 90 मिनट का टाइमर खत्म होने तक एआई द्वारा निकाला गया गिल्टी स्कोर 90 या उससे ऊपर रहता, तो जिस आरोपी कुर्सी पर बैठा होता है उसमें लगा हुआ हाई फ्रीक्वेंसी सेना ब्लास्ट एक्टिव हो जाता था और आरोपी को मौके पर ही मौत हो जाती थी। लॉस एंजल्स पुलिस डिपार्टमेंट का एक सीनियर डिटेक्टिव था क्रिस रेवन। क्रिस इस एआई न्याय का बहुत बड़ा समर्थक था। उसका मानना था कि इंसानी पग बिक सकते हैं या गलतियां कर सकते हैं, लेकिन मशीन कभी गलत फैसला नहीं सुना सकती। लेकिन क्रिस की जिंदगी में कई अंधेरे कोने थे। कुछ साल पहले एक पुलिस रेड के दौरान क्रिस का साथी अधिकार रेवेल एक खूंखार अधिकारी की गोलियों का शिकार बन गया। जब वह मामला अदालत में गया तो सबूत की कमी के कारण आरोपी बाइज्जत बरी हो गया। अपने साथी की मौत और अपराधी के बच निकलने का सदमा क्रिस बर्दाश्त नहीं कर पाया। वह दोबारा शराब की लत का शिकार हो गया। उसका गुस्सा इतना अनियंत्रित हो जाता है कि वह छोटी छोटी बात पर हिंसक उठ जाता था। उसकी इस लत और अनियंत्रित गुस्से का सबसे बुरा असर उसकी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा। उसकी पत्नी निकोल, जो कि एक बड़ी बायोकेमिकल कंपनी में एग्जीक्यूटिव के पद पर काम करती थी, क्रिस के इस व्यवहार से तंग आ चुकी थी। दोनों के बीच बातचीत लगभग बंद हो चुकी थी और वे अलग होने की कतार पर थे। उनकी एक बेटी थी ब्रीड, जो अपने माता पिता के रोज रोज झगड़े से बेहद दुखी रहती थी। अपनी शराबे की लत को छुटकारा पाने के लिए क्रिस ने अल्कोहलिस्ट एनोनिमस ग्रुप ज्वाइन किया। वहाँ उसका स्पॉन्सर बनाना रॉब नैल्सन, रॉब हर मोड़ पर क्रिस को संभालता था, उसे शराब से दूर रखने की कोशिश करता था और क्रिस का उस पर अंधा विश्वास था। लेकिन क्रिस इस बात से बेखबर था कि रॉब नैल्सन का इस शहर और खुद क्रिस से एक बहुत पुराना और खतरनाक हिसाब बाकी था। घटना से कुछ दिन पहले निकोल के घर पर उसकी कंपनी से कर्मचारी के लिए एक गेट टुगेदर पार्टी रखी गई थी। पार्टी में निकोलाई के कई सहकर्मी शामिल हुए थे। इस पार्टी के दौरान रॉब नेल्सन चुपके से घर के पीछे हिस्से में दाखिल हुआ और बेसमेंट में जाकर छुप गया। रॉब वहाँ 1-2 घंटे नहीं बल्कि 2 दिन तक छुपा रहा। निकोल को अपनी कंपनी से स्टार हाउस से खतरनाक और महंगे बायोकेमिकल के चोरी होने की भनक लग चुकी थी। वह इस बात से अनजानी थी कि इस चोरी के पीछे असल में रॉब नेल्सन का हाथ था। निकोल को लग रहा था कि उसकी कंपनी का कोई सीनियर अधिकारी इसमें शामिल है। निकोल यह बात अपने पति क्रिस को बताना चाहती थी, लेकिन उस वक्त क्रिस नशे में रहता था और बहस करने लगता था। कोई रास्ता न देखकर निकोल ने पैट्रिक बर्क नाम के एक शख्स और कैटर से मदद ली, जिसके साथ उसका एक प्राइवेट अफेयर भी शुरू हो गया था। निकोल पैट्रिक के जरिए कंपनी के उन केमिकल का सच पता लगाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ रॉब नेल्सन के बेसमेंट में छुपने का मकसद बहुत खतरनाक था। डेविड वेब वही पहला बदकिस्मत इंसान था जिसे मर्जी कोर्ट की एआई जज मैडॉक्स ने पहली बार फांसी यानी सोनिक ब्लास्ट की सजा दी हुई थी। रॉब जानता था कि उसका भाई बिल्कुल बेगुनाह था। वह मर्जी कोर्ट इस नया प्रणाली और सबसे बड़े पैरोकार क्रिस रेवन को जड़ से खत्म करना चाहता था। वारदात की रात क्रिस एक बार बहुत शराब पीकर वापस घर लौट रहा था। घर पहुंचते ही उसका निकोलाई के साथ किसी बात पर जोरदार झगड़ा शुरू हो जाता है। क्रिस गुस्से में आपा खो देता है। वह किचन में रखी कांच की प्लेट और बर्तन तोड़ने लगता है। बहस इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई के दौरान निकोलाई की उंगली कट जाती है और उसके खून के छींटे क्रिस के शर्ट पर लग जाती है। पड़ोसी और घर के बाहर लगे स्मार्ट डोरबेल कैमरे में यह पूरे बहस और कांच टूटने की आवाज रिकॉर्ड हो जाती है। गुस्से में क्रिस दरवाजा पटककर घर से बाहर निकल जाता है और अपनी कार लेकर चला जाता है। क्रिस के जाते ही बेसमेंट का दरवाजा खुल जाता है। अंदर से रॉब नेल्सन बाहर आता है। निकोल उसे देखकर चौंक जाती है, लेकिन इससे पहले वह कुछ समझ पाती या चिल्ला पाती, रॉब उस पर हमला कर देता है। रॉब किचन में पड़े चाकू से निकोल के पेट में कई बार वार करता है, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। हत्या करने के बाद रॉब खून से सना चाकू वहीं छोड़ देता है और घर के बाहर खड़े एक पड़ोसी की कार की डिक्की में छुप जाता है और पड़ोसी बिना डिक्की देखे कार को चलाकर ले जाता है। इधर घर से निकलने के बाद क्रिस एक स्थानीय पुलिस बार में जाता है, जहां उसका दूसरे पुलिस अधिकारी के साथ विवाद हो जाता है। वह हाथापाई करने लगता है। तभी क्रिस और निकोल की बेटी घर लौटती है। वह हॉल में अपनी मां को खून से लथपथ पड़ी देखती है और चिल्ला पड़ती है। कुछ ही देर पुलिस मौके पर आती है।
बार में हंगामा कर रहे क्रिस को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। शराब के अत्यधिक नशे होने के कारण क्रिस को उस रात की कई धुंधली यादें थी। जब क्रिस की आंखें खुलती है तो वह खुद को एक ठंडे, हाईटेक और बंद कमरे में पाता है। वह एक विशाल मेटालिक कुर्सी में बंधा हुआ था। उसके सामने एक विशाल डिजिटल स्क्रीन जलती है जिस पर एआई जज मेडोक्स का न्यूरल इंटरफेस चेहरा उठता है। मेडोक्स क्रिस को सूचित करती है कि उस पर अपनी पत्नी निकोलाई रेवन की पहली हत्या का मुकदमा शुरू हो जाता है। एआई अपने डाटाबेस सीसीटीवी फुटेज, क्रिस के कपड़ों पर लगे खून और पड़ोसी के बयान को एनालाइज करती है और बताती है कि क्रिस के दोषी होने का गिल्टी स्कोर 97.4% है। मेडोक्स बताती है कि नियम के मुताबिक उसके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए ठीक 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट है। क्रिस हैरान और परेशान में चिंता हो जाता है कि वह बेगुनाह है। वह नॉट गिल्टी का बटन दबाता है और उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। क्रिस जानता है कि एक जासूस के रूप में उसका सारा अनुभव अब उसकी जान बचाने के काम आने वाला है। वह एआई कोच के इंटरफेस का उपयोग करके अपनी साथी जैक को कॉल मिलाता है। जैक उस समय क्राइम सीन यानी क्रिस के घर पे मौजूद थी। क्रिस उससे गुजारिश करता है कि वह किसी भी तरह क्राइम सीन का पूरा डिजिटल 3D स्क्रीन एआई मेडोक्स को फिट करे। क्राइम सीन के डेटा का विश्लेषण करते समय क्रिस की नजर निकोल के ड्रेसिंग टेबल के डोर पर पड़ती है। वह ध्यान देता है कि वह एक बर्नर फोन रखने का खाली स्थान है। क्रिस जैक से उस गुमशुदा बर्नर फोन को ट्रैक करने को कहता है। जैक फोन सिग्नल को ट्रैक करके शहर के एक आलीशान रेस्टोरेंट में पहुंचती है जो शेफ पैट्रिक बर्फ का था। जब पैट्रिक का नाम केस में आता है तो एआई जज मेडोक्स उसे एक संभावित लव ट्रायंगल मानती है कि क्रिस ने जलन और गुस्से में आकर अपनी पत्नी को मार दिया। इस नए मोड़ से क्रिस का गिल्टी स्कोर घटने की बजाय बढ़कर 98.2 हो जाता है। क्रिस का समय तेजी से घट रहा होता है। क्रिस हार नहीं मानता। वह पैट्रिक के सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंस पर बात करता है। पैट्रिक घबराया हुआ था लेकिन वह सच उगल देता है। पैट्रिक बताता है कि वह निकोल से प्यार तो जरूर करता था लेकिन उसने उसकी हत्या नहीं की। पैट्रिक अपने रेस्टोरेंट के सीसीटीवी फुटेज और क्रेडिट कार्ड रिकॉर्ड्स एआई मेडोक्स को सबमिट कर देता है। घटना के वक्त वह दिन भर मेहमानों के सामने खाना बना रहा था। पैट्रिक का एलबी 100% साबित होता है जिससे मेडोक्स उसे सस्पेक्ट की सूची से घटा देती है। पैट्रिक एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है। निकोल अपनी बायोकेमिकल कंपनी से चोरी हो रहे घातक केमिकल को लेकर बहुत डरी हुई थी। उससे श्योर होता है कि कोई उसे केमिकल से बड़ा जैविक हमला करने की फिराक में था। क्रिस तुरंत निकोल की कंपनी में सर्विलेंस डाटा में प्रवेश करता है। उससे पता चलता है कि कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव होल्ड चार्लिस पर भारी कर्जा था। क्रिस मेडोक्स के होल्ड का लोकेशन ट्रैक करने को कहता है। जब होल्ड से पूछताछ होती है तो होल्ड रोने लगता है और कबूल करता है कि उसने पैसों के लिए कंपनी का सिक्योरिटी कोड बचाए थे लेकिन उसने केमिकल खुद नहीं चुराए थे। होल्ट उस व्यक्ति का हुलिया बताता है जिसने उसे कोड खरीदे थे। वह हुलिया किसी और का नहीं बल्कि क्रिस के स्पॉन्सर रोब लेसन का था। रोब लेसन का नाम सामने आते ही क्रिस के होश उड़ जाते हैं। जिस इंसान पर वह अपनी जिंदगी से ज्यादा भरोसा करता था वही इंसान खेल का मास्टरमाइंड है। क्रिस एआई मेडोक्स को निर्देश देता है कि निकोल के घर पर रखी गई पार्टी की फुटेज की जांच करे। यही जब पार्टी के 48 घंटे के सभी बैंकयार्ड और स्ट्रीट कैमरों को स्कैन करती है तो एक भयानक सच सामने आता है। रोब पार्टी की रात मेहमान बनकर आया था लेकिन वह अभी भी घर से निकला ही नहीं। वह पिछले 2 दिन से क्रिस के बेसमेंट में छुपा हुआ है। इसके बाद अपनी क्रिस बेटी ब्रिडी के मोबाइल का ऑडियो डेटा रिवर्स करता है। जिस वक्त ब्रिड घर में दाखिल हुई थी उसके फोन में बैकग्राउंड में एक गाड़ी के स्टार्ट होने की हल्की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। मेडोक्स पूरे इलाके के ट्रैफिक कैमरे को उस आवाज से टाइम स्टॉप करके मैच करती है। फुटेज में साफ दिख रहा था कि पड़ोसी की कार जब बाहर खड़ी हुई थी तब उसकी डिब्बी अंदर से बंद हुई और कार के जाने बाद डिब्बी से रोब नेसन बाहर निकलता है। क्रिस तुरंत मेडोक्स से रोब का पूरा आपराधिक और पारिवारिक बैकग्राउंड निकालने को कहता है। जब सबसे बड़ा खुलासा होता है तो रोब नेसन का असली नाम रोब वेब था। वह डेविड वेब का सगा भाई था। वही डेविड वेब जिसे मर्जी कोर्ट ने सबसे पहला अपराधी मानकर मार दिया था। रोब का मकसद निकोल की हत्या करके क्रिस को फंसाना था ताकि क्रिस जो इस एआई कोच का सबसे बड़ा समर्थक था खुद इस झूठे सिस्टम का शिकार बनकर मर जाए। इस इरिफ्यूटेबल सबूत के मिलते ही एआई जज मेडोक्स का कैलकुलेशन बदल जाता है। इसका गिल्ट स्कोर 98% से गिरकर 12% पर आ जाता है। टाइम रुक जाता है और मेडोक्स क्रिस के सभी अपराधों को पूरी तरह माफ कर देती है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। भले ही क्रिस कोर्ट में बेगुनाह साबित हो चुका था लेकिन बाहर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। रोब ने अपनी योजना के अंतिम चरण को अंजाम देना शुरू कर दिया था। उसने स्वाट टीम को अपने फौजी ठिकाने पर भेजने व आईईडी का ब्लास्ट करवा दिया था जिससे पूरी पुलिस फौज गुमराह हो गई थी। इसी अफरा तफरी के बीच रोब ने क्रिस की बेटी को किडनैप कर लिया था। उसने चुराए गए बायोकेमिकल से एक विशालकाय बम तैयार किया था और उससे एक बड़े कमर्शियल ट्रक में लाद दिया था। रोब का इरादा उस ट्रक को सीधे मर्जी कोर्ट की मुख्य इमारत को घुसाकर पूरे एआई सर्वर और बिल्डिंग को तबाह करना था। क्रिस जैसे ही अपनी कुर्सी से आजाद होता है उसे जैक डीएलओ के जरिए ब्रिड के किडनैप होने की खबर मिलती है। कुछ ही मिनट में रोब उस बारूद से भरे ट्रक को तेज से मर्जी कोर्ट की विशालकाय कांच की इमारत में घुसा देता है।
एक भयानक धमाका होता है। इमारत का एक हिस्सा गिर जाता है, चारों तरफ आग लग जाती है और कोर्ट का पावर ग्रिड पूरी तरह फेल हो जाता है। एआई जज मैडॉक्स का मुख्य सर्वर क्रैश हो जाता है और इमरजेंसी बैकअप पावर ऑन हो जाता है। क्रिस जलती हुई इमारत के मामले के बीच अपनी बेटी ब्रीड को ढूंढने निकल जाता है। धुएं और आग के बीच उसका सामना रोब नेल्सन से होता है। रोब के हाथ में डेटोनेटर था और उसने ब्रीड को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। क्रिस और रोब के बीच जोरदार हाथापाई होती है। रोब चीख चीख कर कहता है कि इस एआई कोर्ट ने उसके बेगुनाह भाई की डेविड की बलि दी है, इसलिए इस सिस्टम को चलाने वाले हर इंसान को मारना चाहता हूँ। तभी वहाँ स्क्रीन पर एआई मैडॉक्स का बैकअप सिस्टम फिर से एक्टिवेट हो जाता है। क्रिस और मैडॉक्स मिलकर एक चाल चलते हैं। मैडॉक्स कोर्ट के स्पीकर पर डेविड वेव के भाई के पुराने केस की फाइल दोबारा प्ले करने शुरू करती है। अपने भाई की आवाज और केस की बात सुनकर रोब कुछ सेकंड के लिए भावुक और विचलित हो जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिस रोब पर हमला कर देता है। रोब के हाथ से बंदूक छीन लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। क्रिस गुस्से में अंधा होकर रोब की छाती पर बंदूक तान देता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी ब्रीड रोने लगती है, क्रिस से भीख मांगती है कि वह कातिल ना बने। अपनी बेटी की आवाज सुनकर क्रिस रुक जाता है। तभी पीछे से डिटेक्टिव जैक डिएलो वहां पहुंचती है और बिना कोई चेतावनी के रोब के सीने में 3 गोली मार देती है। रोब वहीं ढेर हो जाता है, लेकिन मरने से ठीक पहले जमीन पर गिरते हुए रोब अपनी आखिरी सांस पर मुस्कुरा रहा होता है और जैक की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे मार दिया लेकिन सच कभी नहीं मरेगा। की मौत के बाद क्रिस उसके शब्दों पर शॉक होता है। वह मैडॉक्स के मेन फ्रेम टर्मिनल पर जाता है जो पूरी तरह नष्ट होने के कतार पे था। क्रिस एआई मैडॉक्स को डेविड वेव के केस को पूरी तरह से एनक्रिप्टेड और डिलीट डेटा रिकवर करने का कमांड देता है। एआई सिस्टम क्रैश होने से ठीक पहले कुछ केस की वो हाइड फाइल खोलता है, जैसे वो जानबूझकर छुपाया गया था, और फिल्म का सबसे बड़ा और चौंकने वाला मोड़ सामने आता है। साल 2026 में जब मर्जी कोर्ट का पहला ट्रायल चल रहा था, तब डेविड वेव वास्तव में पूरी तरह बेगुनाह था। उसके पक्ष में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग था और लोकेशन डेटा था जो साबित करता है कि घटना के वक्त वहीं और था। लेकिन उस केस की लीड इन्वेस्टिगेटर और कोई नहीं, डिटेक्टिव जैक डिएलो थी। जैक को डर था कि अगर मर्जी कोर्ट का पहला केस हार गई और एआई का गलत फैसला हुआ तो सरकार इस एआई प्रोजेक्ट को बंद कर देगी और जनता को इस नए न्याय सिस्टम का भरोसा उड़ जाएगा। इसलिए एआई कोर्ट को परफेक्ट और आजुक दिखाने के लिए जैक ने डेविड वेव की बेगुनाह के सारे सबूत सिस्टम से डिलीट कर दिए थे और उस ऑडियो चिप को नदी में फेंक दिया था। जैक की बेईमानी की वजह से एआई जज मैडॉक्स ने डेविड को दोषी मान लिया था और उसे मार डाला था। और जिस साथी जैक पर अपनी जान छिड़कता था, उसी ने एक मासूम को मौत के घाट उतारा था और इस खूनी खेल की नींव रखी थी। जैक अपनी फिलोसफी क्रिस पर तान देती है और सफाई में कहती है कि उसने यह सब एक बेहतर और अपराध मुक्त समाज में निवारण करने के लिए किया था। लेकिन क्रिस उसकी एक नहीं सुनता। एआई मैडॉक्स उस डाटा को सीधे शहर के सभी मीडिया चैनल पर पॉडकास्ट कर देती है। पुलिस की गाड़ियां इमारत को घेर लेती है और जैक को गिरफ्तार करने के लिए आ जाती हैं। फिल्म के आखिरी सीन में मर्जी कैपिटल कोर्ट की इमारत को सील कर दिया जाता है और सरकार एआई जज मैडॉक्स के इस्तेमाल को अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा देती है। क्रिस अपनी बेटी ब्रीड का हाथ थामकर उस ढाई हुई इमारत से बाहर निकलता है। यह कहानी हमें कड़वा सच देती है कि तकनीक चाहे कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन अगर इसके पीछे काम करने वाले इंसान नियत की खोटी और भ्रष्टाचार है, तो सटीक सिस्टम भी एक कातिल हथियार बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी मर्जी की कहानी। तो आपको क्रिस की मास्टरमाइंड और हिम्मत कैसे लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली मूवी एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखें।